तो चलिए आज से हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है कि पहले भी आपको कुछ चैप्टर पढ़ाए गए हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप जियोग्राफी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े। हम आपको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से। प्लीज बात आप नहीं कीजिए, नहीं तो अभी हम दूसरे मूड में हैं। आपको मैथ्स में भी याद करने को मिला है डिग्री, तो जितना क्लास में शांति बना के रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। आप इसको धमकी समझ लो। आपको पता है बाबू, जियोग्राफी में हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से। कहां तक हम लोग जाएंगे? तो यहां तक, सभी सब्जेक्ट में जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतना तुम कर लोगे तो इतना इनफ है। समझ रहे हो? आ जाओ। बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल ये तुमको करना है कि भैया जो पढ़ाए उसको हमको ईमानदारी से याद कर लेना है। हम अगर आपको 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आपका जिम्मेवारी है कि आप 2 घंटा घर पे बैठ के पढ़ें। ठीक है? आइए, चैप्टर का नाम है भारत, संसाधन एवं उपभोग। एक एक के बारे में हम जानेंगे। संसाधन पहला है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन बहुत ही आसान बात है। पूरे मानव जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं जी? संसाधन। पूरे मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं को हम क्या बोलते हैं? संसाधन। यानी हमारे दैनिक जीवन में जिस भी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो सब वस्तु क्या है? संसाधन। जैसे आप देखो यहाँ पे जल, जल का इस्तेमाल करते हो तुम सब धोने में, बर्तन धोने में जल का इस्तेमाल करते हो ना, पानी पीने में करते हो। वैसे ही पेड़ पौधा, इन सब का हमारे जीवन में क्या है जी? उपयोग किए जाते हैं। अब मेरे को बताओ कि ये किताब संसाधन है कि नहीं है? ये संसाधन है? लैपटॉप संसाधन है? अच्छा, ये रिमोट, ये वाला संसाधन है? अच्छा चलो हम बताते हैं। ये ग्लास संसाधन है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या है? उपयोग है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लास का क्या है? उपयोग है। तो जो भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जिस भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? संसाधन। एग्जाम में पूछेगा संसाधन क्या है, तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और ये लिमिटेड आपको नहीं बोलना, संसाधन आप समझ गए? कॉपी कलम, आप छोटा से छोटा, अगर आप किसी का क्लचर है, क्लचर लड़कियों का, वो भी आपका के लिए क्या है? संसाधन है। ये टूटा हुआ ब्रश संसाधन है कि नहीं है? है। इसका हम उपयोग करते हैं बोर्ड साफ करने में, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये क्या है? संसाधन। मतलब मानव जीवन में उपयोग, मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन। अब हो रहा है संसाधन भौतिक या जैविक दोनों ही हो सकते हैं। जो संसाधन होंगे वो भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। हम पता करेंगे। अच्छा ये बताओ, हम संसाधन है कि नहीं है? हम कैसे संसाधन है? आपके जीवन में हम क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं। हम आपको पढ़ाने का काम, तुम भी सब मेरे लिए क्या हो? संसाधन। तुम भी धन राशि देने का क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो हमको बोला जाएगा मानवीय संसाधन। क्या बोला जाएगा? अब बोल रहे हैं कि संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। आप ध्यान दो, भौतिक संसाधन भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सभी क्या कहलाएंगे? भौतिक संसाधन। आपका आ जाइए बाबू जैविक संसाधन, वनस्पति, जलीय जीव। मतलब आप बोल सकते हो कि जो निर्जीव होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? भौतिक संसाधन। और जो सजीव होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। ठीक है? जो भौतिक संसाधन होगा उसको, जो निर्जीव संसाधन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक। और जो सजीव संसाधन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जैविक। कोई दिक्कत? अब आते हैं बाबू नोट पॉइंट पे आते हैं। जहां पे भी नोट लिखा होगा वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है। ठीक है?
बात करें भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवनो उपयोगी हो पाते हैं। ध्यान से देखो, जो अपना भौतिक संसाधन है या जैविक संसाधन है, इनको अगर हमको जीवन में उपयोग में लाना है तो हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? तकनीकी के। तो बोल रहा है कि भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवनो उपयोगी में पाए जाते हैं। अगर इसमें हम तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तभी ये जाकर के हमारे जीवन में प्रयोग में आएंगे। ठीक है, आगे आपका है आप देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनका कहना है कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनते हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है तो वो कब तक संसाधन नहीं है? जब तक हम उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर रहे। अगर कोई वस्तु है और उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं अपने लिए तो वो संसाधन नहीं कहे जाएंगे। तो संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ये कथन किनका है? किनका? याद रहेगा, अगर एग्जाम में आ जाएगा कि निम्न में से किन्हों ने कहा कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाते हैं। किसने बोला? आगे। सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा, जैसे मान लो कि आप शिक्षक आपकी क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आपकी क्या करता है? सेवा करता है। राजनेता आपकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो सेवा क्षेत्र को भी क्या बोला जाता है? संसाधन बोला जाता है। तो सेवा संसाधन है कि नहीं है? है। आगे, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। जो संसाधन होता है वो किसी भी देश का क्या होता है भाई? तो किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। मतलब इसका है कि अगर संसाधन है तो आपकी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होगा। अगर आपके देश में संसाधन की कमी है तो आपका देश का आर्थिक स्थिति भी क्या रहेगा जी? खराब रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके देश में संसाधन है, जितना बेहतर संसाधन उतना आपकी देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, अब ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, नजरें बनाए रखें। ठीक रहे, जितना शांत रहोगे उतना तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है। चीजें उतना बढ़िया से आपको समझ में आएंगी। अब बोल रहा है उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, एक नंबर में जैव संसाधन और दूसरे नंबर में अजैव संसाधन। जैव और अजैव, आओ समझते हैं हम। आप ध्यान देना, सजीव वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। अगर कोई सजीव वस्तुओं का समूह है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। और निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। एग्जाम में जैव अजैव का लिख दोगे परिभाषा। सजीव का अगर समूह होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैव। और निर्जीव का समूह होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अजैव। कोई दिक्कत बाबू? आगे अब बोलेगा आपको कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन सा बाबू? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितना? कौन कौन सा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ध्यान से देखो, आप हो या फिर कोई भी बच्चा ऑनलाइन देखता है, ये नोट्स आपको खरीदने के या फिर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। जो ऑफलाइन वाले हैं तो उनके पास तो है। आपका ना ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप जो ग्रुप में ऐड हुए हो, अभी जस्ट क्लास खत्म होगा और क्लास में ये पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। ये देना तो टॉपिक का तो आपके पास नोट्स है, इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लगाना और देखना कि जो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू लगे कि ये ना मेरे से भूल सकते हैं, उसको आप अपने नोटबुक में लिखना। और इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं
जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आप चैप्टर का नाम लिख करके सब्जेक्टिव यानी लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को लिख करके आज का आज कंप्लीट कर लेना है। मतलब लिखने वाला काम नहीं है कि आज भैया पढ़ाए तो हम कल लिखेंगे, आज पढ़ाए मतलब आज लिख के खत्म करना है, और आज लिख के खत्म करना है और उसको ना मॉर्निंग में रोज उठ उठ करके उसको याद करना है मॉर्निंग। और मॉर्निंग में कोई लास्ट 5 बजे तक उठ जाया करो, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सुबह मेरा इंतकाम देखेगी, सुबह 3 बजे उठना है, नहीं। लास्ट कितने बजे तक आपको उठना है? 5 बजे तक। सोना लास्ट क्या बजे तक है? 11 बजे तक। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं जो एक छिपा खाने के बाद 8 बजे बिछावन पे चले जाते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो ऐसे जो है वो अगर आप चाह रहे हो कि बढ़िया हम खाएं, बढ़िया सोए और मेरा बढ़िया नंबर हो आ जाए, तो ये नहीं होने वाला है। आपके पास 6-7 मंथ बचा हुआ है, इसमें आप जितना मेहनत कर सकते हो कर लो। आपका मेहनत ही बताएगा कि आपका 10वां का रिजल्ट कैसा रहेगा। आप आज मेहनत नहीं करोगे तो जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके पड़ोस वाले खुश होंगे, और आप समझ ही रहे हो। तो 7 महीना का मेहनत तय करने वाला है कि आप मिठाई बांटिएगा या फिर आप दूसरे से केवल मिठाई लीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि पूरे क्लास ही फर्स्ट डिवीजन आए, जैसे 12th में आया था लोग। तुम्हारे भी क्लास में टोटल बच्चा फर्स्ट आएगा तो तुमको तो इसका फायदा पता ही है। जितने लोग फर्स्ट आएंगे उनका 11th का पूरे साल का फी कितना लगेगा? 1000 रुपया। समझ रहे हो कितना कितना ज्यादा फायदा है। 400 जो चले जाएंगे उनका कितना फी लगेगा? 400 वाले का 1 भी रुपया नहीं। और जो 450 चले जाएंगे उनका पूरा 11th फ्री, पूरा 12th फ्री, पूरा 11th में जितने भी नोटबुक लगेंगे, 12th में जितने भी नोटबुक लगेंगे, उन सब को फ्री में कोचिंग की तरफ से दिया जाएगा। और साथ ही में इस बार आपको एक अच्छा गिफ्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको नहीं लाया तो सेकेंड हैंड लैपटॉप दे दिया जाए, जैसे ये मेरे पास है, तो हो सकता है कि ये लैपटॉप ही हम आपको दे दें। या फिर अगर हमको लगेगा कि नहीं भाई आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले बच्चे नहीं हो, तो आपको एक एंड्रॉइड फोन मिल सकता है। तो आप मोटिवेशन बनाओ कि अच्छा मेरा 450 प्लस आ जाएगा तो मेरे को मोबाइल मिल सकता है। 450 प्लस आपको लाना है, ठीक है। आगे बढ़ते। तो ये मोटिवेट बनाओ, और पर डे कम से कम तुम ना 5 से 6 घंटा पढ़ो सेल्फ स्टडी। हम तो आपको 2 ही घंटा पढ़ाते हैं, अप्रोक्स हम 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। तो ये मोटिवेशन रखो और पढ़ो। भाई ने कहा करने को तो करने को, ठीक है। इस बात पे अगर तुम सब अड़िग रहेगा कि मुकेश भैया बोले करने को तो करने को, नहीं करने को तो नहीं करने को, ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ये करना है मतलब करना है। अब आपसे पूछेगा कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आइए हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। ध्यान रख देना, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे आप सौर ऊर्जा, सूरज के प्रकाश को आप फिर से प्राप्त कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो जो खत्म नहीं हो। जैसे हवा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अब हवा के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जल, आप ध्यान से देखो, जल, वन एवं अन्य प्राणी, ये सब किसमें आएंगे? नवीकरणीय। आपको याद रहना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल एवं वन एवं वन्य प्राणी, इनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अब बोल रहा है सॉरी, नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर संसाधन क्या है? 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन मतलब वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन।
और नवीकरणीय संसाधन क्या है भाई? दो। एगो सतत और सतत या प्रवाह संसाधन और एगो जैव संसाधन। सतत मतलब सतत में कौन आ जाएगा? जल और पवन। जो हमेशा लगातार हो उसे हम क्या बोलेंगे? सतत। जैसे आप देखो, अब जल खत्म नहीं होने वाला है, पवन ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है, सौर ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है, तो ये क्या है? सतत। क्या है? सतत नवीकरणीय संसाधन। और जैव संसाधन या फिर हम इसको असतत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असतत। इसमें कौन आएगा? वन एवं वन्य जीव। ये आपको लगातार नहीं मिल सकता है, ठीक है? तो जो लगातार मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सतत। और जो लगातार नहीं मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? जैव या असतत। अब अनवीकरणीय संसाधन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बुरा वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम। क्या? कोयला और पेट्रोलियम। मतलब कोयला खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोयला को आपको पता है कि बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, तो खत्म हो गया तो फिर हजार वर्ष बनेगा, बाद बनेगा। तो ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। और वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन क्या है वो? कौन कौन सा? बहुत सुंदर जवाब आपके द्वारा दिए जा रहे हैं। अब अपना अनवीकरणीय संसाधन में कितना भाई? एक है पुनः चक्रीय और एक है अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब जैसे धातु, पुनः चक्रीय मतलब धातु, और अचक्रीय मतलब जीवाश्म। पुनः चक्रीय का मतलब है जिसे फिर से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पुनः चक्रीय। उसे हम क्या बोलेंगे? पुनः चक्रीय। और जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? अचक्रीय। ठीक है, आगे हम बढ़ सकते हैं। अब अपना है अपना स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हैं? स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4। बहुत ही प्यारा आपका जवाब। आगे हम बढ़ते हैं। आज याद करना है मतलब करना है। स्वामित्व के आधार पे संसाधन, उपयोगिता के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, एकदम ऐसे ही याद होना चाहिए। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है वैसा संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। ऐसा संसाधन जिसपे एक समुदाय का अधिकार हो उसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जिसपे राष्ट्र का अधिकार हो उसे हम क्या बोलेंगे? और वैसा संसाधन जिसपे अंतरराष्ट्रीय अधिकार हो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे समुद्र तट से 200 किलोमीटर अंदर किसका अधिकार होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन का। आइए एक एक के बारे में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बातें नहीं करो, नहीं तो फिर हम तुमसे बात करेंगे। शकल शरीफ है, हम शरीफ नहीं है, ये बात याद रखना। शकल केवल क्या है? शरीफ है। देखता है सब कितना महसूस है, देख रहे हो? क्या इतने हम शरीफ है? बनी हम इतना शरीफ? मतलब आवाज से भी डराया जा सकता है, ये तुम्हारे क्लास को पढ़ाने के बाद हमको पता चला। आ जाओ। व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, जैसे तुर खेत भूमि का एक खंड, उस पर किसका अधिकार है? तुर पटीदार जाके ऊपर कोरेगा तो तुझसे बांस उठा लेगा। अच्छा, जब घर, घर पे किसका अधिकार है? और अन्य भी समान हो सकते हैं। जैसे ये लैपटॉप, मेरा अधिकार किसका है? मेरा है भाई, व्यक्तिगत अधिकार है, आप थोड़ी ना ले जा सकते हो। ये कोचिंग किसका है? मेरा है। इस पे जो लोग हैं यहाँ पे, जो वो यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं। अधिकार तो भाई कोचिंग पे मेरा है, ठीक है? आपको हम पढ़ा रहे तो हम आपको डांट डपट सकते हैं, दूसरा कोई थोड़ी ना डांटने डपटने देंगे। डपलने देंगे? नहीं डपलने देंगे। आगे आ जाओ। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जिसपे एक खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम क्या बोलते हैं?
सामुदायिक संसाधन, जैसे अपना चरण भूमि, मतलब पशु को चराने वाला जो फील्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, चरण भूमि। फिर मंदिर, मंदिर पे एक आदमी का अधिकार होता है। आप मंदिर भाई सबका अधिकार है, एक पूरे समुदाय, एक खास समुदाय का। मस्जिद, मस्जिद हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, क्या है जी, समुदाय भवन हो जाएगा, गुरुद्वारा हो जाएगा, गिरजाघर हो जाएगा। इस पे क्या है भाई, है? अच्छा आप देखो, गुरुद्वारा जिस प्रकार से आप हिंदू धर्म के लिए मंदिर होता है, वैसे ही गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए होता है, और गिरजाघर जो होता है ये क्रिश्चियन लोगों के लिए होता है। चर्च इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर्च। आप क्रिसमस डे मनाते देखे हो, क्रिसमस डे मोबाइल में देखो ना, ऐसा क्रिसमस प्लांट होता है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा ही होता है शायद, ये मेरा थोड़ा सा गंदा बन रहा है क्या। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा हो जाता है ऐसे, और फिर ये तो चाइनीज जैसा हो गया। अच्छा ये नहीं होता, ठीक है ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ। मतलब मेरे को तो तुमको पता ही है ड्राइंग मेरा कितना बढ़िया है, ड्राइंग में हम हार्ट बना पाते हैं, हार्ट। दूसरा कुछ नहीं। तो आपसे कोई पूछेगा सामुदायिक संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार, जैसे मंदिर पे हिंदू, मस्जिद पे मुसलमान भाई, गुरुद्वारा पे सिख भाई, गिरजाघर पे क्रिश्चियन भाई, वैसे ही सामुदायिक भवन पे सबका, ना हिंदू ना मुसलमान, सबका अधिकार है भाई। तालाब पे सबका अधिकार है। तो ऐसा संसाधन जिसपे किसी भी समुदाय का अधिकार, उसे हम क्या बोलेंगे। अब अपना अगला है राष्ट्रीय संसाधन। ध्यान दें, वैसा संसाधन जिन पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र का मतलब भाई देश। ऐसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार होता है उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। किसी भी देश में जो संसाधन उपलब्ध है वो सभी संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इस देश में कोई भी संसाधन है उस संसाधन को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, आप देखो वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था का जिस संसाधन पे नियंत्रण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होगा उस पे किसका अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय, किसका, अंतरराष्ट्रीय। अब आगे अपना है कि विकास के स्तर के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अगर विकास के स्तर के आधार की बात करें तो संसाधन कितने होते हैं, 4। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित कुछ संसाधन। आइए एक चीज को हम लोग देखते हैं। ज्यादा है क्या भाई, नहीं नहीं आज खत्म हो जाएगा, क्या खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। रोज रोज पढ़ाने की ये झंझट, क्योंकि इसको हम लोग शुरू से स्टार्ट किए तो ज्यादा ज्यादा अगर क्लास करेंगे तभी जाकर के अपना क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, मतलब भविष्य में लाए जाने की संभावना हो, मतलब अभी उपयोग में नहीं आ रहा है, भविष्य में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे हम क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। एग्जाम्पल में हिमालय के क्षेत्र का खनिज, जो हिमालय के क्षेत्र में खनिज लवण पाए जाते हैं उनको हम लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, अभी हम लोग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन भविष्य में और ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिसे भविष्य में क्या है,
जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है, उसे हम क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। एग्जाम्पल के लिए हिमालय की क्षेत्र का खनिज, पवन और सौर। अब आ गया विकसित संसाधन। आप ध्यान दो, हेलो हेलो, ध्यान दो। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाए जा सकता है। जो अपने पास तकनीकी उपलब्ध है, जो अपने पास यंत्र उपलब्ध है, उस यंत्र की सहायता से अगर हम किसी संसाधन को उपयोग में ला रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। ठीक है, आगे अपना है भंडार संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें उपयुक्त तकनीकी के अभाव उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जिस कारण से उस संसाधन की आप उपयोग में नहीं ला पा रहे हो, तो उस संसाधन को हम क्या बोलेंगे? भंडारण संसाधन। ठीक है, मतलब आपके पास है संसाधन, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए आपके पास तकनीकी टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो संसाधन आप रखे हुए कि जिस दिन मेरे पास टेक्नोलॉजी आएगा उसका उपयोग हम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भंडारण संसाधन। ठीक है, आगे अगला है अपना संचित कोष संसाधन। वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जो अपने पास टेक्नोलॉजी है, जो अपने पास तकनीकी है, उस तकनीकी के आधार पे जो संसाधन है उसको उपयोग में लाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? संचित कोष संसाधन कहते हैं। अब बताता है संसाधन नियोजन क्या है। ये एग्जाम में आ सकता है। आया था क्या इस बार? नहीं आ सकता है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? अब बताना कि इसमें से कुछ आया था एग्जाम में क्या? सतत विकास, नवीकरणीय नहीं, चलो चलो हो गया। संसाधन संरक्षण, आइए आते हैं हम संसाधन संरक्षण पे बहुत जल्द आएंगे बाबू। ध्यान दो इधर। संसाधन नियोजन एग्जाम में आ सकता है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझ रहे? ध्यान देना अनमोल। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन के सही ढंग से प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। मतलब जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है, उस संसाधन को विवेकपूर्ण यानी सही ढंग से उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन संरक्षण क्या है? तो बोले संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है, संसाधन नियोजन, ध्यान से देखो, संसाधन का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही अपना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। अब इसको गांधी जी के कथन है उसको हम समझते हैं क्या हो रहा है। ध्यान दो इधर। हो गया आपकी बातें हमने सुनी, अब इधर तुम सब मेरी बातें सुनो। महात्मा गांधी का कहना था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी जो अपने थे, उनका कहना था कि हमारे पास पेट को भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हम अपना पेट, महात्मा गांधी का कथन था कि पेट को भरने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन अपनी पेटी भरने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध नहीं है। मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से किनका संबंध है? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? किनका कहना था कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं? महात्मा गांधी। इनके द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। चिपको आंदोलन से किनका संबंध था भाई? सुंदरलाल। आगे
संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से है। आपसे पूछेगा कि दीपक पांडे का संबंध किससे है जी, तो वर्षा जल संचयन यानी बारिश के पानी को इकट्ठा, बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्या, अच्छा संदीप है, गलती से संदीप पांडे का संबंध किससे है, वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके उससे खेती का विस्तार करना। 1968 में यानी 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की। आपसे पूछेगा, हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी, तो कौन किया था भाई, संदीप पांडे। किसने किया था, या फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत संदीप पांडे ने कब किए थे, कोई दिक्कत, आगे है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है जी, सुमशेर, कौन है, सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, बात समझ रहा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है भाई, है सुमशेर, कौन है, आगे है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हैं। संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार को इसमें क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। मतलब जो गांधी जी का अपना विचार था कि संसाधन को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, संरक्षण किया जाए, उन सभी बातों को स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में क्या किया गया है, छापा गया है। ठीक है, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बदल दिया गया। ध्यान से समझो, हेलो 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 हेलो, हो रहा है हमारा जो साझा भविष्य रिपोर्ट में, जो साझा भविष्य रिपोर्ट दिया गया उसमें सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर क्या किया गया जी, बदल दिया गया। सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बदल दिया गया। आगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण के संरक्षण हेतु मतलब पर्यावरण के देख रेख हेतु, संरक्षण मतलब देख रेख, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। आपसे बोलेगा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ पे, सर्वप्रथम या फिर सर्वप्रथम कहाँ पे शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो कहाँ पे भाई, स्कॉटलैंड, कहाँ, स्कॉटलैंड। कब हुआ था, विषय ध्यान से समझो, विश्व के प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किए गए थे, आगे। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ बोलिए। अगला अपना टॉपिक है डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो मानव एवं तकनीक की शोधनात्मक दोहन प्रवृत्ति, सॉरी क्या, शोधनात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मतलब मानव और तकनीक के आधार पे हम लोग एक ही चीज का जब बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोला गया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किया गया। ठीक है, आगे है सतत विकास, यही आया था आपके एग्जाम में, यही आया था, और आप लोग नहीं लिख के आए थे, लिखे थे लोग, आप लोग नोट्स लेके गई थी क्या एग्जाम हॉल में। अच्छा एक बात और है
तुम सब नोट्स ले जा रहे हो सब स्कूल में ना, मास्टर सब तुम्हारे छीन जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल वाले जितने भी टीचर है, ये मुकेश भैया, तुम सब नोट्स से हमको फेमस कर दिए। और एक तो हम उस नोट्स में, मेरा जो फोटो है उसमें हम टकलिया दिखते हैं। मतलब वो फोटो देख करके, मेरा ओरिजिनल फोटो देख करके कोई नहीं बोल सकता कि हम हैं। तो ये अपने को क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सतत विकास, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। आपसे पूछेगा सतत विकास क्या है, तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ध्यान से देखो, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उनको नजर में रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखा जा सकता है। जो वर्तमान में विकास हो रहा है उसको कायम रखा जा सकता है। ऐसे ही धारणा ही क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती है। ध्यान से देखो, सतत विकास क्या है? तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाओ, आने वाला जो पीढ़ी है उसको ध्यान में रख करके वर्तमान में जो विकास हो रहा है उसको कायम रखना, ऐसी धारणा को ही हम क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो आने वाला अपना पीढ़ी है वो बोले कि क्या होता था जीवाश्म ईंधन, कोयला क्या होता था। तो हम लोग को इतना ही उसका दोहन करना, इतना ही इस्तेमाल करना है कि आने वाले भविष्य भी उसका क्या कर पाए? उपयोग कर पाए। ऐसा नहीं है कि अभी हम है तो आगे वाला के बाद में देखो ली, जिससे तुम सब घर पे मिठाई आता है, दीदी नहीं के चले खाए दो, नहीं। आपको वर्तमान, तो दीदी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आपका छोटा भाई आने वाला है दुनिया में, उसके लिए। आगे स्मरणीय तथ्य, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहाँ पे जेनेवा है क्या? जेनेरो, ठीक है। आगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अच्छा, इसी बीच ना बहुत सारे हैं जो हम बोलते हैं ना बीच में, वो अपना वाला शुरू कर दिया, हुआ था। तो किसी दिन पकड़े जाओगे, बहुत तेज मारेंगे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कार्यक्रम 21 यानी एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। आपसे पूछेगा ये कौन सा सम्मेलन था? 1962 वाले को क्या बोलते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो रियो डी जेनेरो में हुआ, उस सम्मेलन में एजेंडा 21 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो आपसे पूछेगा कि किस सम्मेलन में, किस पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, आगे आ जाओ। 1997 में जापान के टोक्यो में पृथ्वी, सॉरी क्योटो है, क्या है? क्योटो। 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्योटो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? किस लिए हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सम्मेलन हुआ था? कहाँ हुआ था? अब सुनिए,
पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया जापान में 1997 ईस्वी में। याद रहेगा, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, मतलब हीट, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैस से बचाने के लिए पृथ्वी में जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे हम क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? क्योटो सम्मेलन। कहाँ किया गया था? जापान के क्योटो शहर में। कब किया गया था? बहुत। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है? किस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है? तो यहाँ पे ये आपका खत्म होता है। इस चैप्टर का अपना द एंड होता है। ये चैप्टर कितने लोग कल पढ़ के आएंगे? और जो भी क्लास नहीं देख रहा है या जो भी ऑनलाइन देखने वाला बच्चा है, वो इसका क्या करेगा? नोट बनाएगा। क्या बनाएगा? नोट बनाएगा। और आप लोग में से भी अगर किसी का क्लास छूट जाए तो यूट्यूब पे 6:30 बजे के आसपास आपको ये वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और वहां से आप इसको फिर से, अगर आपको किसी को दोबारा रिवीजन करना हो तो चीजें आप पढ़ सकते हैं। और जब भी तुम सब दोबारा रिवीजन करना तो स्पीड बढ़ा करके, ठीक है? चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है?